गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर रश्मि बोहरा, आईवीएफ सेंटर मणिपाल हॉस्पिटल से। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या कारण हो सकते हैं औरतों के बीच में बच्चा ना ठहरने के। आज हम डिस्कस करेंगे क्या कारण हो सकते हैं आदमियों के बीच में बच्चा ना ठहरने के, कि मतलब आदमी कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं बच्चा ना ठहरने के लिए। हमेशा ये हम सोचा जाता है, ये एक मिथ है कि सिर्फ एक औरत है रिस्पॉन्सिबल, जिसमें बच्चा जब नहीं ठहर रहा है तो औरत के टेस्ट करवाए जाते हैं। लेकिन मेल्स कारण भी हो सकते हैं। 40% केसेस के बीच में देखा गया है कि मेल्स कारण हो सकते हैं बच्चा ना ठहरने के। तो इसीलिए जब भी आईवीएफ सेंटर के बीच में या किसी भी इनफर्टिलिटी सेंटर के बीच में एक औरत दिखाने आती है, हम हमेशा बोलते हैं कि यू कम विद योर हस्बैंड, कि मतलब हस्बैंड को साथ लेके आया जाए, क्योंकि हस्बैंड के टेस्ट भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने औरत के टेस्ट। तो एक बेसिक टेस्ट जो हम शुरू करते हैं मेल्स का, वो होता है सीमन एनालिसिस। तो वो एक बहुत ही बेसिक टेस्ट है जो कि एक मेल्स में किया जाता है। सीमन एनालिसिस नॉर्मल आता है तो यूजुअली हम आगे टेस्ट नहीं करते हैं, पर अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं सीमन एनालिसिस के बीच में तो उसके बाद हम फर्दर मेल्स के टेस्ट करते हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सीमन एनालिसिस में? जैसे एक बहुत ही आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हमारे शुक्राणु उनका कम होना। ये एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम है आजकल, मे बी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण और कुछ मेडिसिन्स या फिर ओवर द काउंटर ड्रग्स या बहुत सारे और कारण होते हैं जिसके कारण कि अज़ोस्पर्मिया या फिर हमारे शुक्राणु कम होना, ये दोनों कारण हो सकते हैं जिसके कारण बच्चा ना ठहर रहा हो। तो जब भी अगर मेल आए, सीमन एनालिसिस हम करें और उसके अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स आएँ तो हमें मेल को फर्दर इवैल्यूएट करना पड़ सकता है। तो कारण ढूंढने पड़ सकते हैं और ये ट्रीटेबल प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि अगर शुक्राणु कम है वो बढ़ा ही नहीं जा सकते, या अगर एब्सेंट हैं तो बेबी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो फिर दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो हमारे पास दो तरह के ट्रीटमेंट रहते हैं अगर मेल्स के बीच में प्रॉब्लम है। एक हम IUI कहते हैं, एक कहते हैं हम IVF या ICSI। IVF ICSI क्या होता है, जिसके बीच में कि डायरेक्टली हम मेल्स के अंदर से स्पर्म लेके औरत के एग के साथ मिलाते हैं, और IUI के बीच में हम सीमन लेते हैं और उसको वॉश कर औरत के अंदर छोड़ते हैं। बाकी और भी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि हम डोनर IUI बोलते हैं, जिसके अंदर अगर मेल के बीच में बिल्कुल भी शुक्राणु नहीं है और कहीं से वो दवाइयों से भी नहीं आ पा रहे हैं तो हम डोनर इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं, वो भी हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तो कुछ मोटे मोटे क्या कारण हो सकते हैं कि आदमियों में शुक्राणु नहीं बन रहे हैं? जैसे कि कोई उनको बचपन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई हो, जैसे मम्स की प्रॉब्लम होती है, या कोई प्रोलॉन्ग्ड फीवर रहा हो, या फिर जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या कोई सर्जरीज हुई हों बचपन में, या कोई इंजरी हुई हो। ये सब कारण हो सकते हैं जिनके कारण कि शुक्राणुओं की कमी हो गई हो। बड़े होकर जैसे अगर कोई कैंसर हो, या कभी हमने कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी लिया हो, कभी ऑपरेशन हुआ हो, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हों, ये सब कारण हो सकते हैं। या कभी कभी क्या होता है, कुछ जमानरू दिक्कत होती हैं, जैसे कि हम जिनको कहते हैं कि कुछ हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी की कुछ प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये सब कारण हो सकते हैं जिसके कारण कि बच्चा नहीं टिक रहा हो बिकॉज शुक्राणु नहीं है। तो ये सब चीज़ें ट्रीटेबल होती हैं। तो जो ट्रीटेबल कॉजेज़ हैं मेल इनफर्टिलिटी में वो हम कर सकते हैं ट्रीट, और ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटेबल नहीं है। और बहुत बार हम डायरेक्टली शुक्राणु मेल की टेस्टिस में से निकाल कर IVF या ICSI कर सकते हैं, और ये एक बिल्कुल रीसेंट टेक्निक है। हो सकता है कि कुछ रास्ते में ब्लॉकेज हो जिसके कारण कि शुक्राणु बाहर ना आ रहे हों, तो डायरेक्टली टेस्टिस के बीच में से, उसको टीसा कहा जाता है, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। तो उसके अंदर हम डायरेक्टली टेस्टिस में से स्पर्म निकाल कर औरत के एग्स के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, और इससे बहुत आसानी से बेबी हो सकता है, जो कि नेचुरल तरीके से नहीं पॉसिबल है, लेकिन IVF या ICSI के थ्रू वो बहुत सरल तरीके से पॉसिबल है। तो क्या करना चाहिए मेल्स को कि उनको ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स या ये सब जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये हो रही हैं आजकल, इतनी बढ़ रही है? बहुत बड़ा कारण है ये इनका बढ़ने का, एक एक्सेसिव गर्मी, एक्सेसिव हॉट एटमॉस्फेयर में काम करना, या जो बाहर से ड्रग्स वगैरह लेना, ये सब प्रिवेंटेबल कारण हैं मेल इनफर्टिलिटी के। तो जब भी कोई कपल ट्राई कर रहा है बेबी के लिए, तो उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि दे शुड नॉट वर्क इन एक्सेसिव हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। बहुत ज़्यादा गर्मी वाला एटमॉस्फेयर, बहुत टाइट क्लोथ्स डालना, सौना बाथ्स लेना, ये सब चीज़ें एडवाइजेबल नहीं होती हैं। एक्सेसिव जिमिंग करना, एक्सेसिव रनिंग, एक्सेसिव एनी काइंड ऑफ एक्सेसिव एक्टिविटी व्हेन दे आर ट्राइंग फॉर द बेबी इज़ नॉट रिकमेंडेड।
बाकी और वो क्या कर सकते हैं, जैसे वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेस ऑफ नॉन वेज, मोर ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो वो खा सकते हैं। उनसे उनका जो स्पर्म का क्वालिटी है वो बेटरफाई हो सकता है। बाकी उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम टेस्ट करने के बाद, जो सीमेन को देखने के बाद ही बताया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम ट्रीटेबल हैं और हॉस्पिटल आकर हमें दिखाया जा सकता है कि आगे हम क्या कर सकते हैं और क्या आगे बेटरमेंट करने के लिए कर सकते हैं। तो कोई भी अगर मेल कुछ भी इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहा है तो इतनी घबराने की बात नहीं है। वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। थैंक यू।